हाय एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स जो हर एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट रहता है, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पीसीएस हो या फिर और कोई भी अदर एग्ज़ाम। तो आज हम लोग 10 जुलाई का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। जो ये करंट अफेयर्स है उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है। अगर और कोई इंक्वायरी होगी तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या एसएमएस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करेंट अफेयर्स। तो इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाइंटेंज एडिपूर्णा सर्वोच्च नागरिक सम्मान किस देश ने प्रदान किया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक बाइन बाइंटेंग एडिपूर्णा बाइंटेंग एडिपूर्णा एक सम्मान है, जिसको जो कि ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इंडोनेशिया देश का। ठीक है, ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इंडोनेशिया का। तो जो ये तो इंडोनेशिया गवर्नमेंट ने पीएम मोदी को अपने यहाँ की हायर सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया है। यहाँ के प्रेसिडेंट यहाँ पे नाम दिया गया है। यहाँ के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो है। ठीक है, जो कि इसी के द्वारा ये सम्मान दिया गया था। जी, यहाँ पे बताया गया है कि जो ये बिंटांग एडिपूर्णा है, वो एक हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, जो कि इंडोनेशिया का। ठीक है, इंडोनेशिया का गवर्नमेंट ने पीएम मोदी को अपने यहाँ की हायर सिविलियन ऑनर से सम्मानित किए हैं। ठीक है, और जो यहाँ के प्रेसिडेंट है वो कौन है, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है प्रबोवो सुबियांतो। ठीक है, तो जो यह अवार्ड है वो कब से स्टार्ट हुआ था, जो यह अवार्ड है उसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी, 1959 में की गई थी। ठीक है, जो यह अवार्ड है उसको 1959 में स्टार्ट किया गया था। स्टार्ट कब किया गया था, 1959 में। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग इसमें आगे और देखते हैं। और जो यह सम्मान है वो कहाँ से रिलेटेड है, इंडोनेशिया से। और जो अवार्ड है वो क्या है, बिंटेंग आदिपूर्णा। ठीक है, और जो ये की हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है कहाँ का, इंडोनेशिया का। और यहाँ की प्रेसिडेंट कौन है, प्रबोवो सुबिनांतो है। ठीक है, और यह सम्मान है वो किसको प्रदान किया गया है, यह यह किसे सम्मानित किया गया है, नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। कब, 7 जुलाई 2026 को। और वो वहाँ पे जो ये सम्मानित किया गया है उसकी वेन्यू जकार्ता है। ठीक है, और यह सम्मान कब दिया जाता है, यह सम्मान क्यों दिया जाता है, भारत और इंडोनेशिया के रणनीतिक एवं द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने में जो योगदान रहा, उसके लिए इन्होंने पीएम मोदी को यह सम्मान दिया है, सम्मान से सम्मानित किया है। जिसकी राजधानी जकार्ता है। और वहाँ की मुद्रा क्या है, इंडोनेशियाई रुपया है, इंडोनेशिया की। और वहाँ की प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो है। और वहाँ की जो लैंग्वेज होती है वो इंडोनेशियाई है। ठीक है,
ये इंडोनेशिया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन। इसमें क्या बताया है, सिक्किम की पर्वतारोही तशेरिंग चार्डेन ने यूरोप की कौन सी ऊंची चोटी कौन सी फतह की। ठीक है, मतलब इसमें बोला है कि सिक्किम की पर्वतारोही तशेरिंग चार्डेन, ये जो एक पर्वतारोही है, तशेरिंग चार्डेन एक नाम है पर्वतारोही का, तशेरिंग चार्डेन, ठीक है, ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी फतह की। इसमें पूछा है कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जिसको इन्होंने फतेह किया है। तो यहाँ पे बताया है कि सिक्किम की पर्वतारोही तशेरिंग चार्डेन ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रूस पर एल्ब्रूस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ठीक है, किसमें की है, माउंट एल्ब्रूस पर उन्होंने सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। जिसकी ऊंचाई कितनी है, हाइट, इसकी हाइट क्या है माउंट एल्ब्रूस की, इसकी हाइट है 5642 मीटर। ठीक है, और माउंट एल्ब्रूस है, और जो माउंट एल्ब्रूस है वो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, माउंट एल्ब्रूस क्या है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, जो पर्वतारोही तशेरिंग चार्डेन है, उन्होंने पहले अगस्त जो 2025 में, ठीक है, अगस्त 2025 में माउंट 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 किलिमंजारो माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई की थी सबसे पहले। ठीक है, जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर, जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ पे विजय प्राप्त की थी उन्होंने, सबसे पहले विजय प्राप्त की है। ठीक है, ये सबसे पहला माउंट है जहाँ पे उन्होंने सफलता प्राप्त किया था। और जो ये माउंट एल्ब्रूस है, ठीक है, ये उसका फर्स्ट है, और जो ये माउंट एल्ब्रूस है वो सेकंड है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे बोला है कि जो यह अभियान सेवन समिट्स चुनौती को पूरा करने के लिए उनके मिशन का हिस्सा होता है। उन्होंने जुलाई 2026 में उन्होंने जुलाई 2026 में इस चोटी पर सफलतापूर्वक पहुंचकर उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं कि जो हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप है, तो यूरोप का हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट एल्ब्रूस है, जिसकी हाइट 5642 मीटर है। ठीक है, और यह कौन से स्थान पे है, वहाँ पे है कार्कस माउंटेन है, जो कि साउथ वेस्टर्न रूसियन में है। ठीक है, और जो कि कौन सी कंट्री में है, रूस कंट्री में है। फिर उसके बाद जो इसकी, और यह कौन सी महाद्वीप में स्थित है, यह यूरोप महाद्वीप में है। ठीक है, और इसकी स्पेशल फैक्ट क्या है, तो ये इसकी स्पेशल फैक्ट हम लोग देखते हैं। जो माउंट एल्ब्रूस सेवन सबमिट जो माउंट एल्ब्रूस सेवन समिट्स में शामिल है, जो सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी का समूह है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो सेवन समिट चैलेंजेस क्या होते हैं। ठीक है, सेवन समिट्स चैलेंजेस, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सेवन समिट्स चैलेंज क्या होता है। मतलब जो वर्ल्ड के जो 7 माउंटेन्स है, वर्ल्ड के 7 माउंटेन्स पर चढ़ाई की जाती है किसी भी पर्वतरोही के द्वारा, उसे हम लोग सेवन समिट चैलेंजेस बोलते हैं।
और यहाँ पे और है कुछ और माउंटेन्स दी गई है। तो यहाँ पे देखते हैं कि एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। लगभग लगभग की इसकी ऊंचाई बढ़ते बढ़ते जा रही है, अप्रॉक्स कहीं कहीं पे 8,850 मीटर भी माना जाता है। फिर उसके बाद है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस है, जिसकी ऊंचाई 5,642 मीटर है। और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है, जिसकी ऊंचाई 5,895 मीटर है। जहाँ पे जहाँ पे क्या बोल जहाँ पे सबसे पहले इन्होंने पर्वत चढ़ाई की थी। किसने की थी यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे पहले किसने किया था पर्वत चढ़ाई? पहले तसेरिंग तसेरिंग चाड़े ने यहाँ पे पहले चढ़ाई की थी, जहाँ पे उन्होंने सफलता हासिल की है। कहाँ पे? माउंट किलिमंजारो पे, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड में उन्होंने माउंट एल्ब्रूस पे किया है, माउंट एल्ब्रूस पे जो कि वहाँ पे भी सफल हुई है। फिर उसके बाद उत्तरी अमेरिका के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डेनाली है, जिसकी ऊंचाई 6,190 मीटर है। आगे देखते हैं, भारत की ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स GPI 2026 में क्या रैंक है? मतलब यहाँ पे ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स पूछ रहा है, उसकी रैंक मतलब भारत की रैंक उसमें क्या है ये पूछ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो जो भारत की ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स है 2026 में वो 125वां रैंक है, ठीक है। जिन्होंने 125 रैंक हासिल किया है, किसने? भारत ने ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में। कि कब? 2026 में, ठीक है। 2026 में भारत ने ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में 125 रैंक हासिल की है। तो फिर जो इंडेक्स उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इंडेक्स कौन जारी करता है, ठीक है। इंडेक्स कौन जारी करता है? तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन होता है और वो ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडेक्स जारी करता है, ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन, ठीक है। इस इंडेक्स में यह देखा जाता है कि मतलब ये बोलना चाहिए कि जो ये इंडेक्स है उसमें यह देखा जाता है कि किसी किसी देश का पासवर्ड कितना ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। मतलब ये इस इंडेक्स में यह देखा जाता है कि किसी देश का पासवर्ड कितना ज़्यादा पावरफुल है, जॉब कितना अच्छे से कर सकते हैं, उनकी लाइफस्टाइल कितनी बेटर हो सकती है, ये सब चीज़ देखा जाता है इस पासवर्ड में। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में इसमें देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद एक और मतलब यहाँ पे जो एक ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स है, इसके अलावा एक और पासपोर्ट होता है, ठीक है। जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, काफ़ी बार जारी किया जा सकता है, ठीक है। जो ये दोनों पासपोर्ट होता है, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, तो इसमें जो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स है उसको एक ही बार जारी किया जा सकता है एक साल में। और उसके बाद जो हमारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स होता है उसको कई बार जारी किया जा सकता है, मतलब काफ़ी बार जारी किए जा सकते हैं एक बार से। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो फिर यहाँ से हम लोग देखते हैं कि एशिया के ऐसे कौन से देश हैं जिन्होंने इसमें टॉप 10 में रैंक हासिल की है, ठीक है। एशिया में कौन से देश है जो टॉप 10 रैंक हासिल की है? तो उसमें है देश का नाम, कंट्री सिंगापुर है, जिन्होंने टॉप 10 रैंक हासिल किया है। कहाँ से? एशिया महाद्वीप से, ठीक है। और टॉप फर्स्ट में कौन सी है यहाँ पे देखते हैं हम लोग।
ये यहाँ पे देखते हैं लिस्ट इसकी। तो फर्स्ट में है हमारा यहाँ पे, ये फर्स्ट में हमारा स्वीडन है, और सेकंड में है हमारा स्विट्ज़रलैंड है, और थर्ड में है फाइनलैंड। ठीक है, तो ये टॉप थ्री रैंक है जिसमें इन्होंने रैंक हासिल की है। वो कंट्रीज़ के नाम है स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड और फाइनलैंड। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 2025 में इंडिया की रैंक क्या थी। इंडिया की रैंक 124 थी 2025 में, और अभी 2026 में इंडिया की रैंक 125 है, जहाँ पे एक की गिरावट हुई है। एक रैंक की। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाल ही में किस देश में हाल ही में लगभग 2000 वर्ष पुराने ब्राह्मी लिपि वाले भारतीय स्वर्ण स्वर्ण मतलब सोने के छल्ले या तो रिंग, ठीक है, सोने के रिंग किस देश में खोजे गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है लगभग 2000 वर्ष पुराने ब्राह्मी लिपि वाले भारतीय स्वर्ण के छल्ले हाल ही में थाईलैंड देश में खोजे गए। ठीक है, तो थाईलैंड देश में यहाँ पे दो प्रकार की रिंग खोजे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, जो थाईलैंड है वहाँ पे दो प्रकार की रिंग खोजी गई है। तो थाईलैंड है उसको एक आर्चियोलॉजिकल साइट भी कहा जाता है, जिसका नाम थाईलैंड को एक आर्चियोलॉजिकल साइट बोला जाता है, जिसका नाम क्या है, डॉन याई थोंग। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जाता है, यहाँ पे अगर कुछ क्वेश्चन पूछ भी दिया जाए कि थाईलैंड के आर्चियोलॉजिकल साइट का नाम कौन सा है, तो यहाँ पे ये उसका नाम है डॉन याई थोंग। ठीक है, तो यहाँ पे खुदाई के दौरान लगभग 2000 वर्ष पुरानी दो सोने की अंगूठी मिली है। ठीक है, दो सोने की अंगूठी मिली है। इनमें से एक अंगूठी पर, ठीक है, इनमें से एक अंगूठी पर प्राचीन भारतीय लेखन, जो वहाँ पे ब्राह्मी लिपि हुआ है, जो ब्राह्मी लिपि इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, इनमें से एक अंगूठी पर प्राचीन भारतीय लेखन प्रणाली ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, मतलब ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखा गया है, किसमें, एक सोने की अंगूठी में। ठीक है, और उस पर क्या लिखा गया है, उस पर लिखा गया है पुशार खिताब। ठीक है, उस अंगूठी पे क्या लिखा गया है, पुशार खिताब, जो कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, जो कि यह अंगूठी कहाँ मिली थी, ये थाईलैंड में है यह जगह, और वो आर्चियोलॉजिकल साइट का नाम है डॉन थाई थोंग। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी जो प्रांत है वो फेंचाबुरी है, और यहाँ पे जो छल्लों की आयु है, ये छल्ले कब मिली है, लगभग 2000 वर्ष की बात है। और जो यह है सामग्री वो किससे है, कि वो एक सोने का है, और जो यहाँ पे लिपि का यूज़ हुआ है, स्क्रिप्ट है, वो ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, जो कि एक प्राचीन भारतीय लिपि है। और जो ये अंगूठी में, ठीक है, अंगूठी में प्राचीन भारतीय लिखी गई है, उसमें क्या लिखा गया है, पुशार खितास लिखा है। ठीक है, उस अंगूठी में जो ब्राह्मी लिपि से जो लिखा गया है वो पुशार खितास लिखा है, जिसका अर्थ होता है
पुष्य द्वारा संरक्षित व्यक्ति। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, पुष्य द्वारा संरक्षित व्यक्ति। ठीक है, और यह खोज लौह युग के दौरान भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच मजबूत प्राचीन व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंधों का प्रमाण प्रस्तुत करता है। फिर उसके बाद आगे का देखते हैं। भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए इंटरनेशनल डेब्यूट करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में जो डेब्यूट करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी है वो कौन है, वैभव सूर्यवंशी है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देखते हैं। वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यूट करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 4 जुलाई 2026 को इंग्लैंड के खिलाफ T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 15 वर्ष 99 दिन की आयु में डेब्यूट किया है। ठीक है, यहाँ पे इंटरनेशनल डेब्यूट करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है, तो यहाँ पे है वैभव सूर्यवंशी, जिसकी एज क्या है, जिसकी एज है 15 वर्ष 99 दिन। ठीक है, जो कि सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। तो उन्होंने जो वैभव सूर्यवंशी है उन्होंने सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ा है। क्योंकि जब सचिन तेंदुलकर ने जब इंटरनेशनल डेब्यूट किया था तो उनकी एज 16 वर्ष 205 दिन था। ठीक है, और वैभव सूर्यवंशी का 15 वर्ष 99 दिन और सचिन तेंदुलकर का 16 वर्ष 205 दिन। तो जो वैभव सूर्यवंशी है उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड यहाँ पे तोड़ा है। तो यह जो वैभव सूर्यवंशी है वो मैन और वुमेन दोनों में सबसे कम उम्र के इंटरनेशनल डेब्यूट खिलाड़ी है, यंगेस्ट प्लेयर है। यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन। 11 जुलाई 2026 को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना किस छठे प्रोजेक्ट 17A स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट को कमीशन करने जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि जो एक प्रोजेक्ट है 17A वो है कि स्टेल्थ फ्रिगेट को कमीशन करने जा रही है। कब? 11 जुलाई को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रोजेक्ट 11 जुलाई 2026 को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना महेंद्रगिरी छठे प्रोजेक्ट 17A स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट को कमीशन करने जा रही है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट 17A के तहत 7 स्टेल्थ फ्रिगेट को बनाया गया है। प्रोजेक्ट 17A के तहत स्टेल्थ फ्रिगेट को बनाया गया है। और फिर जो उसके बाद नीलगिरी क्लास है, तो नीलगिरी क्लासेस 7 वर्कशिप की श्रेणी है। ठीक है, जो हमारी नीलगिरी क्लासेस है वो 7 वर्कशिप की एक क्लासेस होती है, जिसका नेम भारत के अलग अलग माउंटेन रेंज के अकॉर्डिंग होता है। और जो यहाँ पे 7 वर्कशिप होता है, वर्कशिप होती है। ठीक है, और जो ये 7 वर्कशिप होती है वो प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाई जाती है। ठीक है, 17A के तहत यह बनाया जाता है।
क्या बनाया जाता है, ये 7 वर्शिप्स। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं जो प्रोजेक्ट 17A होता क्या है। तो प्रोजेक्ट 17A क्या होता है ये देखते हैं। यह इंडियन नेवी का एक प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, क्या है ये, इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट है। इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसके तहत 7 स्टेट फ्रिगेट्स बनाई जाती है, जो कि मैंने वहाँ पे बताया है 7 वर्शिप्स वाला। ठीक है, ये 7 वर्शिप है। ये 7 वर्शिप, जो 7 वर्शिप है वो पुरानी शिवालिक क्लास वर्शिप को रिप्लेस करेगी। ठीक है, जो ये 7 वर्शिप है वो पुरानी शिवालिक क्लास वर्शिप को रिप्लेस करेगी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो 7 वर्शिप है उसका क्या क्या नाम है। ये इम्पॉर्टेंट डिटेल्स है जिसको मैंने ऐसा बोल के बताया है, वो यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट में लिखा गया है। तो फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं 7 वर्शिप कौन कौन से है। ठीक है, 7 वर्शिप। ठीक है, तो फर्स्ट है INS नीलगिरी, सेकंड है INS उदयगिरी, थर्ड है यहाँ पे INS तारागिरी, फिर उसके बाद फोर्थ है महेंद्रगिरी, 5 है यहाँ पे, ये 5 है यहाँ पे हिमगिरी, 6 है यहाँ पे दनागिरी, और 7 है लास्ट वाला। सब में INS है ना स्टार्ट में, INS विंध्यागिरी। ठीक है, तो ये हमारा 7 वर्शिप है जो कि हमारा प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाई गई है। ठीक है, और जो ये प्रोजेक्ट है वो कमीशनिंग, उसका डेट क्या है, 11 जुलाई है। ठीक है, 11 जुलाई 2026 है। और इसको इसके जो डिज़ाइन किए गया है वो कौन है, तो यहाँ पे है जो डिज़ाइन किया गया है वो इंडियन नेवी वर्शिप डिज़ाइन ब्यूरो। ठीक है, तो फिर हमारा यहाँ पे आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आगे क्या है, भारत का पहला एयरफील्ड रबर डैम किस राज्य में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो भारत का पहला एयरफील्ड रबर डैम किस राज्य में बनाया जा रहा है। तो ये रबर डैम वो होता है जिसको हम लोग अपने यूज़ के अकॉर्डिंग उसको हम लोग फुला सकते हैं, और या तो उसको पिचका भी सकते हैं, जैसा हमारा ज़रूरत रहेगा उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा एयरफील्ड रबर डैम। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि एयरफील्ड रबर डैम ये गुजरात में, ये जो है गुजरात में गुजरात राज्य में बनाया जा रहा है एयरफील्ड रबर डैम। ठीक है, ये डैम है वो 2 नदी पर बनाया जा रहे हैं। ठीक है, ये डैम है वो 2 नदी पे बनाया जा रहा है, हिरन नदी जो कि छोटा उदयपुर में है, और अंबिका नदी जो कि
तापी पर बनाया जा रहा है। अंबिका नदी जो कि तापी पे है। तो जो ये दो नदी है वहाँ पे ये डैम बनाया जा रहा है। कौन कौन से? हिरन नदी और दूसरा है अंबिका नदी। ठीक है, तो ये दोनों नदी में यह डैम बनाया जा रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद है कि ये डैम दक्षिण कोरिया की उन्नत रबर ब्लैकर तकनीक पर आधारित है। मतलब जो ये डैम है वो साउथ कोरिया की उन्नत रबर ब्लैडर टेक्निक पर आधारित है। ठीक है, फिर उसके बाद है ये ऐसे दो रबर डैम छोटा उदयपुर और तापी, जिसकी मैंने ये बताया था कि छोटा डैम जो कि ये हिरन नदी वाला है, और यहाँ पे तापी 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 बोला है जो कि अंबिका नदी वाला है। ठीक है, तो ये दोनों जिलों में बनाए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य सिंचाई में सुधार, भूजल पुनर्भरण तथा बाढ़ प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो ये रबड़ है वो 18 से 20, 18 से 32, ठीक है, जो रबड़ है वो 18 से 32 mm मोटा है। ठीक है, जो 18 से 20 mm मोटा है, और जो यह जो 15 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक टेम्परेचर को आसानी से सहन कर सकता है। और इसकी एज लगभग अप्रॉक्स हम लोग 30 ईयर्स मान के चल सकते हैं। ठीक है, यह 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को भी सहन कर सकता है, और इसकी जो एज है अप्रॉक्स 30 ईयर्स मान के चल सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग इसका फैक्ट्स देखते हैं, इसमें क्या क्या है। जो कि यह डैम है वो गुजरात में स्टार्ट किया जा रहा है, और जो यह प्रोजेक्ट है वो इंडियन फर्स्ट एयर फील्ड रबर ब्यूरो डैम है, तो जो कि भारत की पहले एयर फील्ड रबर डैम है। ठीक है, और जो इसकी टेक्निक है वो साउथ कोरियन रबर ब्लेडर टेक्नोलॉजी है। और फिर इसके बाद ये दो डैम पे बनाया जा रहा है। ठीक है, हिरन नदी, ये जो डैम है वो दो नदी पे बनाया जा रहा है, हिरन और क्या है, अंबिका नदी। ठीक है, तो देखते हैं कि वो जो हिरन और अंबिका नदी है वो जो हिरन है वो छोटा उदयपुर पे है, और जो अंबिका नदी है वो तापी जिले पे है। और इसकी लागत कितनी है? 162 करोड़ है। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम लोग यहाँ पे दिखाए देखिए, सिंचाई, भूजल पुनर्भरण, पुनर्भरण, जल संरक्षण एवं बाढ़ प्रबंधन। ठीक है, तो फिर इसकी विशेषता क्या है ये देखते हैं हम लोग। जो ये डैम है उसकी विशेषता क्या है? ये डैम जल स्तर के अनुसार फुला या पिचकाया जा सकते हैं, जिसकी मैंने स्टार्ट में ही कहा था। जब हमें पानी को रोकना हो तो उसको फुला सकते हैं, और जब हमें उस पानी का बहाव करना हो तो उसको हम लोग पिचका के उसका हवा निकाल के वहाँ से पानी को बहा सकते हैं, जिससे यह अधिक लचीले और पर्यावरण अनुकूलित बनते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखते हैं ये भारत और इजराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता। यहाँ पे जो भारत और इजराइल है उसके बीच में एक एग्रीमेंट हुई है, जो जो बिला जो बाइलिटरल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं ये कब लागू हुआ है। तो ये 4 जुलाई 2026 को लागू हुआ है। कौन सी एग्रीमेंट? बाइलिटरल इन्वेस्टमेंट, जो कि किसके किसके बीच हुआ है? भारत और इजराइल के बीच में हुआ है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि तो यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं कि भारत और इजराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता बाइलिटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट 4 जुलाई 2026 से लागू हुआ। यह इन्वेस्टमेंट दोनों देशों को निवेशकों के लिए एक सुरक्षित और पूर्वानुमानित निवेश ढांचा प्रदान करने की
बाईलिटरल इन्वेस्टमेंट, बाईलिटरल मतलब यहाँ पे बोला है द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने का एक उद्देश्य है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बाईलिटरल इन्वेस्टमेंट है उसका एक मेन उद्देश्य क्या है कि जो ये समझौता करने का, जो ये एग्रीमेंट किए हैं उसका मेन उद्देश्य क्या है, तो जो निवेशक के लिए एक सुरक्षित और पूर्वानुमानित निवेश ढांचा प्रदान करना है। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य। यह समझौता किसके किसके बीच में हुआ था ये देखते हैं इसका फैक्ट्स। तो ये इंडियन और इजराइल के बीच में हुआ था जो बाईलिटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है। ठीक है, जो कि कब से हुआ है, 4 जुलाई 2026 से हुआ है। और इसको साइन, इस पे साइन कब किया जाएगा, न्यू दिल्ली में 8 सितंबर 2025 को साइन किया गया है। ठीक है, और यह भारत इजराइल बाई इन्वेस्टमेंट, और जो ये भारत इजराइल बाई इन्वेस्टमेंट ट्रेडी है वो 1946 का स्थान लिया गया, मतलब उसका स्पेस लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो OECD है, ठीक है, OECD है, जो इजराइल पहला OECD का यहाँ पे हम लोग फुल फॉर्म देखते हैं। तो पहले इसको पढ़ते हैं कि जो जो इजराइल पहला OECD सदस्य देश बन गया। ठीक है, इजराइल पहला OECD सदस्य है, यहाँ पे लिखा है यह पहला OECD सदस्य है, देखिए यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं OECD का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पे है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, जो कि इजराइल पहला OECD देश बन गया है, जिसके साथ भारत ने इस तरह का इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट किया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि OECD होता क्या है। ठीक है, OECD होता क्या है ये देखते हैं। तो जो OECD है इसका मेन उद्देश्य ये होता है जो विश्व के देशों के बीच आर्थिक विकास, व्यापार और बेहतर जीवन स्तर को बढ़ावा देना है। ठीक है, OECD का उद्देश्य क्या है, विश्व के देशों के बीच आर्थिक विकास, व्यापार और बेहतर जीवन स्तर को बढ़ावा देना है। ठीक है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी, इस्टेब्लिश्ड 1961 में। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, इसका हेड क्वार्टर है पेरिस में। लोग यहाँ पे देख रहे थे कि जो OECD है वो इस्टेब्लिश्ड कब हुआ है, 1961 में। और इसका हेड क्वार्टर क्या है, पेरिस है। ठीक है, जो कि फ्रांस की एक राजधानी है। ठीक है, पेरिस। और इसमें कितने कंट्रीज मेंबर है, तो यहाँ पे मेंबर कंट्रीज 38 है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे भारत के प्रसिद्ध समाज सेवी गिरीश भारद्वाज जिनका हाल ही में, सॉरी ये लास्ट नहीं है, सेकेंड लास्ट है। भारत की प्रसिद्ध समाज सेवी गिरीश भारद्वाज जिनका हाल ही में निधन हुआ है को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो उसको 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और उसको किस लिए यह सम्मानित किया गया है, वह समाज सेवा में योगदान के लिए
उनको समाज सेवा में योगदान के लिए 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जो कि डॉक्टर गिरीश भारद्वाज है, वो एक भारत के प्रसिद्ध समाज सेवी थे, जिनका निधन 76 ईयर में हुआ है। ठीक है, 76 ईयर में हुआ है इनका निधन। ठीक है, उन्हें ब्रिज मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था, ब्रिज मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट पुल कहाँ पे बनाया है, पायस्विनी नदी पे बनाया है, और कब बनाया है, 1889 में। ठीक है, और कर्नाटक की पैसविनी नदी पे बनाया है, और उनका निधन 76 वर्ष की आयु में हुआ है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के न्यू डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसमें ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में आलोक कुमार मित्तल को नियुक्त किया है। ठीक है, यहाँ पे आलोक कुमार मित्तल को नियुक्त किया है, जो कि ये 1993 बैच के हरियाणा कैडरे के IPS ऑफिसर है, ये आलोक मित्तल। ठीक है, जो कि इसकी प्रीवियस पोस्ट क्या है कि डायरेक्टर जनरल है, जो कि हरियाणा में है, और ये अपॉइंटेड बाय मतलब नियुक्त करने वाली संस्था कौन सी है, यहाँ पे किसके द्वारा नियुक्त हुआ था? तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, और जो ये मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। और जो ऑर्गेनाइजेशन करता है वो कौन करता है? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं BPRND। ठीक है, तो इसका पूरा नाम है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसकी शुरुआत 28 अगस्त 1970 में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और ये किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। ठीक है, जो कि भारत सरकार के है। और इसकी मेन फंक्शंस क्या क्या है? पुलिस रिसर्च, पॉलिसी डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रमोशन ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स, ये उनकी फंक्शंस है। थैंक यू दोस्तों। तो आज की क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं, तो फिर कल मिलते हैं हम लोग कल की क्लास के लिए। आगे देखते हैं कल का करंट अफेयर्स। थैंक यू सो मच।